वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जीवन में साथियों, सलाम वालेकुम, जय भीम। साथियों, आज का विषय हमारा है भारत का भविष्य कैसा होगा। इस विषय पर हम बात करेंगे भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी से, और वह हमारे साथ में जुड़ेंगे। कुछ सवाल हैं हमारे, कुछ लोगों के भी सवाल हैं, उनसे पूछेंगे कि आने वाला जो टाइम है भारत के लिए सही रहेगा या ख़तरनाक होगा। क्योंकि जो पिस रहे हैं मूल निवासी भारत के, जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको मनुवादी रगड़ना चाहते हैं या उनको किसी न किसी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। आज भारत के पास, जो भारत के ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया है, 92 इतना लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा भारत के ऊपर। तो भारत का भविष्य कैसा होगा, इन विषय पे इस विषय पर बात करेंगे चंद्रशेखर जी के साथ में। मैं चाहता हूं कि एडवोकेट चंद्रशेखर जी, आप इसमें कमेंट लिख के भेजें ताकि मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड कर सकूं। तो अभी जो बात करेंगे हम कि भारत के जो हालात बहुत नाजुक से गुजर रहे हैं, और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो कमियां आ रही हैं, कहाँ पर आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, तो इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो चंद्रशेखर जी हैं, नीचे कमेंट लिख के भेजें प्लीज़। मैं आपको रिक्वेस्ट भी सेंड कर रहा हूँ यहाँ से। रिक्वेस्ट नहीं जा पा रही आपके पास में चंद्रशेखर जी, मैं आपको जी मैंने इनविटेशन भेजे थे आपको, उसको एक्सेप्ट करना चंद्रशेखर जी। तो जैसे जैसे हालात चारों तरफ हो रहे हैं भारत में के, बहुत सारा जो चल रहा है, आप सभी समझदार हो कि हर तरफ हाहाकार मची है। सिर्फ तो सिर्फ मनुवादियों की मस्ती है चारों तरफ। और जो मनुवादियों ने एक मन के अंदर ठान रखी है बात कि भारत को तबाह करना है या कुछ भी करना है, इनका ख्वाब तो पूरा नहीं होगा। लेकिन बहुत सारा है ऐसा जो इनके दिलो दिमाग के अंदर है, तो ये चाहते हैं कि इसको ये करें। और वैसा तो नहीं होगा, लेकिन ये इस कोशिश में अपना अपना आप तो ख़राब कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा जैसा ये चाहते हैं। क्योंकि इनकी मंशा है, बहुत दिन से ऐसे चल रहा है कि जो भी है भारत में रहने वाले लोग को दोबारा फिर उसी गुलामी में घसीटना चाहते हैं, जिसमें इन्होंने पहले जो झाड़ू बांधने का काम किया था, या उनको जो हांडी हुंडी बांधते थे, वैसा ये दोबारा सपना देख रहे हैं। वैसे ही है कि दोबारा फिर इनके गले में वैसी बांधना है और पीछे झाड़ू बांधना है। तो ऐसा जो है, मेरा अपना मानना है कि ऐसा ये सोच रहे हैं, पर इनका सोचना ये अधूरा ही रह जाएगा, इसको कभी पूरा नहीं होने देंगे। क्योंकि बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, बामसेप का संगठन चल रहा है, और भीम आर्मी का जो संगठन चल रहा है, तो बहुत ऐसे संगठन चल रहे हैं जिसमें के जागृति फैला रहे हैं लोग, और अपने अपने तरीके से फैला रहे हैं। तो मैं चंद्रशेखर से मैं रिक्वेस्ट भी सेंड की है उनको। चंद्रशेखर जी, मैं आपको एक रिक्वेस्ट भी सेंड करके आप इनवाइट में कर रखा मैंने आपको, तो आप नहीं आ पा रहे इधर। तो साथियों, हम बात करेंगे भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी से, वो जुड़ने हैं हमारे साथ में। चंद्रशेखर जी, मैं चाहता हूं कि आप इसमें कमेंट लिख के भेजें नीचे, ताकि मैं आपको जोड़ लूँ अपने साथ में। तो अगर कोई और भी जुड़ना चाहता है तो शायद वो, इन्होंने क्या कर रखा होगा कि जो मनवादी लोग हैं, भाई साहब इसमें कमेंट लिख के भेजे प्लीज़। चंद्रशेखर जी, मैं देखा आपका अभी को आपने लाइक किया इसको, वीडियो को। तो अगर नीचे कमेंट लिख के भेजेंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। मैंने आपको इनविटेशन भेज रखा है, उसको एक्सेप्ट करें प्लीज़। ग्रेट जय मूल निवासी भाई साहब,
हम चाहते हैं कि कोई भी इस विषय पर अगर बात करना चाहते हैं चंद्रशेखर, तो हमारे साथ में नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी कारण से। हो सकता है शायद मनुवादियों ने उनका जो अकाउंट ब्लॉक कर रखा हो। और कोई भी जुड़ना चाहता है तो मैं जोड़ लूँगा सबको, किसी को जोड़ूँ। मूल निवासी सुरेश जी, चंद्रशेखर जी, मैं चाहता हूँ कि आप इसमें कमेंट करें नीचे, ताकि मैं आपको जोड़ लूँ अपने साथ में। तो इसमें जो बात करेंगे हम, आज का टॉपिक हमारा ये है कि भारत का भविष्य कैसा होगा। और भविष्य में, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषी बैठे हैं, जेब कतरे जिनको बोलते हैं, जेब काटने वाले हैं, वो बोल देते हैं, वो इंसान का भविष्य बताते हैं। भाई संजय कुमार जी, आपके बाप दादाओं ने भारत को बर्बाद किया, और आप भी खुद भी इसमें लगे हुए हों। हर तरफ आरएसएस पकड़ी जा रही है, गेम खेल रहे हैं, और नाम किसी को और मर देते हैं। आप लोग बम फोड़ते हो लोगों घरों में जा जा कर, और आरएसएस का जो सब पीछे पकड़े जाते हैं आरएसएस के, आप किसी और को पकड़वा कर नाम किसी और को बदनाम कर देते हैं। तो ये सब गेम खेलते हैं आप लोग, हमें इसके बारे में जानकारी है, ऐसी बात नहीं है। और एक बात बताओ संजय संजय कुमार जी, आपको शायद इस बारे में जानकारी है नहीं है। भारत के जो बाहर यूएन है बैठी है ना, ये आप पर पूरी नज़र रखिए आरएसएस के ऊपर, कि आरएसएस कौन सी गेम खेल रही है, किस वक्त खेल रही है। तो इसमें सब पता है इन लोगों को। आपको तो आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया इन्होंने। जो है यहाँ पर जो यूएन वालों ने आरएसएस को आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया है। अब इसको आप समझे ना समझे अलग बात है, आप आंखें बंद करके बैठे हो। लेकिन इस पर थोड़ा ध्यान दें कि जो आपकी कार्रवाई है ना, जो आप कर रहे हो, ये सब इनको पता है। और ऐसा नहीं है कि आपकी जो कार्रवाई जो करते हैं वो छुपी रह जाएगी। सब जग जाहिर है आज की डेट में। किसी को भी मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो छुप कर रहे हो तो किसी को पता नहीं लगेगा, सबको पता लग रहा है। मैं चंद्रशेखर जी को जोड़ना चाहता था, वो आ नहीं पा रहे मेरे साथ में। कुमार सिद्धांत आईडी से आया हूँ। ओके, कुमार सिद्धांत। चंद्रशेखर जी, इसमें कहीं भी ऑप्शन नहीं आ रहा। आप उधर से, अगर उधर से आपके पास में कोई इस तरह का है, वहाँ पर ऑप्शन है तो उसमें सेंड करो प्लीज़। मैं जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे साथ में शैतान भी जुड़े हैं और इंसान भी जुड़े हैं। 2-3 शैतान है, बाकी तो इंसान ही है सारे के सब। इसमें जुड़े हैं, क्योंकि संजय कुमार जी अपना आपको मानते हो तो इंसान है, लेकिन लगता नहीं है कहीं से। तो मैं चाहता हूँ कि आप जुड़े प्लीज़ इसमें मेरे साथ में। चंद्रशेखर जी, मैं किसी और किसकी आईडी से सेंड करूँ आपको? भाई साहब, आप जुड़ नहीं पा रहे। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ अभी? किसी और, आप इसको दोबारा, इसको मेरे ख्याल से ऑफ करके ऑन करें दोबारा, फिर शायद जुड़ जाएंगे मेरे साथ में। एक हमारे संजय कुमार जी, इनको बहुत तकलीफ होती है हमारी वीडियो से, और इनको ज़्यादा लगता है भी हम इनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर जी, भाई साहब मैंने आपको ये एक्सेप्ट। चंद्रशेखर जी, मैं चाहता हूँ इसको अगले एक्सेप्ट करें। इसमें मेरे ख्याल से जो उधर से गड़बड़ा रहा है साहब, बताओ। सत श्रीकाल भाई साहब, जय भीम, आपका स्वागत है। सत श्रीकाल भाजी, जय भीम, जय भारत। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। वो बोलते हैं ना, शुरू शुरू में शेर बोल देता हूँ आपको कि नीली नीली पटका, नीली दस्तार और नीला आकाश है। आज की डेट में जय भीम का मनुवादियों की गली में भी प्रकाश है, क्योंकि मनुवादियों की गलियों में जो अच्छा। है फुक रहे हैं मनुवादी। तो आपका स्वागत है बहुत बहुत भाई साहब। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ कहना चाहते हो भक्तों को, जो भगत जुड़े हमारे साथ में, उनको बोल सकते हैं पहले स्टार्टिंग में जी।
भक्तों को तो दादा मेरा काम है बाबा साहब और साहब काशीराम की और बहुजन समाज की मूवमेंट को चलाना। जी तो इनके लिए ना तो मेरे पास समय है, ना मैं इन पे समय खर्च करके अपनी एनर्जी खराब करना चाहता हूँ। ये बेचारे भक्त है, इन्हें भक्ति करने दीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए, और बहुत अच्छी तरीके से हमारा काम चल रहा है। जी जी। मैं आज का विषय हमारा है कि भारत का भविष्य कैसा होगा, और इसमें पहले तो जी आप इसमें मेघराज भाई आपको मेरा नीला सलाम, जय भीम आर्मी, जय भीम सत जय। श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जो भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं सबको जो है मैं जय भीम करता हूँ। माफी चाहता हूँ देर से आने के लिए। जी जी तो बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई। आप बेहतर जानते हैं चंद्रशेखर के बारे में कि चंद्रशेखर कब से जो है काम कर रहा है और जी किस विचारधारा पे काम कर रहा है। तो जी जो ये मिशन हम लोग जो चला रहे हैं, बाबा साहब और साहब काशीराम, ज्योतिबा फूले साहब का, गुरु गोविंद सिंह साहब का, पेरियर साहब का, बिरसा मुंडा साहब का, तो ये विचारधारा की लड़ाई है। ये जी तब तक जारी रहेगी जब तक आखिरी सांस हमारे शरीर में रहेगा। जी। चंद्रशेखर जी, तो जैसे हम आज ने जी आपने देखा होगा कि आज के हालात जो है ना, मीडिया और जो भी सिस्टम चल रहा है वहां पर, ये सबके सब मनुवादी गुण गा रहे हैं। ये भविष्य के लिए खतरनाक है मीडिया, या ये सही रहेंगे भविष्य के लिए? इसमें इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? माफी चाहूंगा भाई ना, कुछ साथी कॉल कर रहे हैं, मैं उनसे उनसे ये कहना चाहूंगा भाई अभी कॉल ना करे। तो लाइव में बात नहीं हो पाएगी, आवाज नहीं आ पाएगी अगर आप बार बार फेसबुक पे कॉल करेंगे मुझे। तो लाइव के बाद कॉल कीजिएगा। अभी जो कॉल करे ऋषभ से लेके सब लोग कॉल ना करें, अभी भाई से बात करने दें। ये जान के भी कोई जी लोग भाई आप परेशान बताइए। हो सकता है जी। जी आप बताइएगा भाई, वो उस समय कॉल आ गई थी, सुन नहीं पाया। जी, मेरा सवाल है, सबसे पहला मेरा सवाल है कि जो मीडिया भारत का है, इसको जो रवीश कुमार है गोदी मीडिया कहता है, ये भारत के जी भविष्य में जो भारत के लिए खतरनाक है मीडिया, ये मीडिया सही ऐसे ही चलता है, इसने जो सही काम कर रहा है? मीडिया के बारे में हम क्या कहना चाहेंगे, मीडिया के बारे में जी? देखिए जी, भारत का मीडिया तो सरकार के हिसाब से काम करता है। जिसकी सरकार होती है उसका काम करता है, पहली बात। जी और भारत में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया जाता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। जी यहाँ तो मीडिया सरकार के इशारे पे काम करता है। कभी कभी खबरों को छिपा लेता है, बहुत बड़ी बड़ी खबरें पूरे देश में तो उनको छिपा लेता है। जो बहुत छोटी छोटी खबरें या बहुत बड़ी भी घटना बहुत छोटी सी करके दिखाता है। तो असल में क्या है, मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा, जी हमारे साथी जो जुड़े हैं वो भी समझ लेंगे। मीडिया को इसके एवज में पैसे मिलते हैं, विज्ञापन मिलते हैं, जी उनका बचाव होता है। तो उनको बताया जाता है कौन, अब तो सरकार से पूछ के खबर दिखाता है मीडिया। तो एक दो स्वतंत्र पत्रकार हैं बेचारे, वो कह करने का प्रयास करते हैं। जब भी मगर यहाँ की मीडिया बोलती है तो सरकार उन पे भी छापा डाल देती है। जी तो मीडिया का ये रुख लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि अगर लोकतंत्र में मीडिया ही इतना कमजोर हो जाएगा, और मीडिया का काम है, सबसे जरूरी जो काम है मीडिया का, जी वो है रूलिंग पार्टी से सवाल करना कि जो आपने कहा, जो आपकी सरकार में हो रहा है उसका जो वास्तविकता है उसको लोगों तक पहुंचाना। लेकिन यहाँ क्या है, लोगों की बुराइयां करना और सरकार को बचाना, ये मीडिया का काम इंडिया में है। तो जी ये तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में लोगों का मीडिया से भरोसा ही खत्म हो जाएगा। जी जी जी। जैसे हम देखते हैं कि मैं बहुत सारे जो किसान हैं, जो हमारे जिनको जिन्होंने ब्राह्मणों ने जिनको दलित बनाया, दलित तो नहीं है वो तो इस भारत के पहले राजे थे कभी, और राजे आने वाले टाइम में वो राजे बनने वाले हैं, वो तो हम इस बारे में जानते हैं। तो इनके हालात भी जी खराब हैं और औरतों के हालात भी खराब हैं। तो इसके पीछे, जी। खराब होने के पीछे आप क्या कारण समझते हो, क्यों इतना हालात खराब है? देखिए, ब्राह्मणवाद में दो तरह की बातें हैं। जी ये दूसरे को तो ज्ञान बांटते हैं, ये खुद अन्याय करते हैं। जी पहली बात मैं आपको बता दूं, किसानों के लिए ये एमपी एमएलए को तो खर्चा देंगे भत्ता देंगे, सरकारी कर्मचारी को खर्चा देंगे भत्ता देंगे, जी और मतलब महंगाई की दर कितनी बढ़ी है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। किसान को जो उसकी आमदनी है, जो मिलनी चाहिए, जो उसका सही स्वरूप है वो मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं मिला है। तो ये किसान को ठगते हैं।
जी ये किसान को पैसा तब देते हैं जब वो आत्महत्या कर लेता है। देखिए गजब की बात, देखिए किसान को गन्ना डालने के बाद पैसा कब मिलेगा? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद क्या करेगा? वो किसी लाला से सूद लेगा, किसी मजबूत आदमी से सूद सूद लेगा, तो वो सूद ही चुकाता रह जाएगा बेचारा। उसके बच्चे पढ़ते हैं, फीस जाती है, घर में खाना खर्चा होता है, सामान आता है, मेहमान आते हैं, शादी ब्याह होती है, कहाँ से अरेंजमेंट करेगा? तो इसके लिए वो लेता है सूद। जी सूद समझते हैं? जी 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 पैसे ब्याज पे। जी तो ब्याज पे वो पैसे लेता है, तो उसको वो जब 6 महीने बाद पैसे मिलते हैं तो पता लगता है इतने का तो ब्याज ही हो गया है। तो उसकी जिंदगी न रखे यहाँ। जी दूसरा आपने कहा महिलाओं के लिए, तो यहाँ देखिए इधर आरएसएस संघ के लोग, भाजपा के लोग ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि जी मुस्लिम बहनों का शोषण हो रहा है देश में। जी और वहां सबरीमाला में, केरल में, अगर हिंदू बहनें मंदिर में जाने काम करती है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। जी देखिए गजब की स्टोरी सुनिए। जिस कोख से जन्म लेते हैं उसे उसमें इन्हें गंदगी नजर आती है। ठीक है। जब ये किसी औरत का, किसी बहन का चरित्र हरण इस देश में होता है, उसकी उसकी जो है उसकी उसकी इज्जत को छीन बीन किया जाता, तब इन्हें जाति नहीं दिखाई देती, तब इन्हें महिला नहीं दिखाई देती, तब इन्हें उनमें बहन बेटी माँ नहीं दिखाई देती। तो जी ये देश जो है, यहाँ इस देश में जो ये व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, इसको खत्म करना पड़ेगा जड़ से। और उसके उसे खत्म करने के लिए आरएसएस को बैन करना पड़ेगा। आरएसएस जैसे आतंकवादी संगठन जो है ना, इनको बैन करना पड़ेगा सबसे पहले। जी जी जी। और इसमें हमने जो दूसरा सवाल हमारा इसमें सवाल था कि जिनको दलित बोलते हैं उनके भी हालात कोई महिलाओं से, किसानों से कोई बदतर, उनसे भी ज्यादा बदतर हैं। जहां मर्जी इनको पकड़ कर मार देते हैं, जहां मर्जी इनको धकेल देते हैं। तो इसके पीछे आप क्या समझते हो? इनको ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनकी ताकत से, जो जिनको दलित बनाया, इनकी ताकत से इनको डर लगता है क्या? देखिए मैं बताता हूँ इसमें क्या है भाई, जी जो मेरी समझ में आता है। बाबा साहब ने एक लाइन कही थी, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो जी अपनी बेड़ियां स्वयं काट लेगा। तो इन्होंने 1931 की जनगणना पे देश चल रहा है अभी, जी जातिगत जनगणना जो हुई थी। मैं तो बस ये चाहता हूँ एक बार सब लोगों को पता लग जाए कि ये उत्पीड़न करने वाले शोषक लोग जो हैं, ये जी कितने से लोग हैं। मैंने कल एक नारा दिया 26 जनवरी पे कि जाओ अपनी घर की दीवारों पे लिख दो, हम इस देश के शासक हैं और हम शासक बनकर रहेंगे। जी तो जब आदमी को बार बार यहाँ की व्यवस्था ने इनको इतना कमजोर महसूस कराया कि तुम तो नीच हो, तुम तो अछूत हो, तुम्हें तो ये भी अधिकार नहीं, तुम्हें तो वो भी अधिकार नहीं, तो ये बेचारे इसी तरह से इनके ये मानसिक गुलाम हो गए। अब हम इन्हें तैयार कर रहे हैं गुलामी से मुक्ति के लिए। तो हम इन्हें बता रहे हैं कि आप शासक वर्ग के लोग हो, तो जिस दिन ये रोज रोज अपनी दीवारों पढ़ेंगे हम इस देश के शासक हैं, हम इस देश के शासक हैं, तो ये शासक बनने के लिए संघर्ष करेंगे। जी तो ऐसे में इस देश में दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, मूल निवासियों की, बहुजनों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, ट्रांसजेंडरों की स्थिति पाजी ऐसी है, वो भेड़ वाला काम है कि लाठी लेके कोई एक आदमी हाँकता है तो 1000 भेड़ आगे आगे भाग जाती है। जी जी अगर जी वो 1000 भेड़ में से 10 भेड़ भी उस लाठी वाले के पीछे भाग पड़े तो लाठी वाला भागेगा। तो अपनी जो जिस तरह की गुलामी, मानसिक गुलामी पैदा कर दी गई है, उस गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए जी थोड़ा सा भी समय लगेगा। बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी हमारी है। जी तो वो 21वीं सदी लाने के लिए उसको उसको जमीनी पैमाना, उसको अमली जामा पहनाने के लिए कुछ लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। जी बाबा साहब के वो जो 3 नारे हैं ना, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए के साथ, स्वाभिमानी बनिए, समर्पित बनिए, त्यागी बनिए, ये भी जोड़ना पड़ेगा। जब आदमी के अंदर त्याग आ जाएगा तभी वो अपनी कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर पाएगा। जी 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 चंद्रशेखर जी, जैसे कि आपने देखते हैं कि चारों तरफ जो है मुसलमानों, ये हालात सिर्फ जिनको दलित बनाया उनके नहीं है, मुसलमानों के भी ऐसे हालात है कि मुसलमानों को भी चारों तरफ से गाय मारता कोई और है, और जुम्मे के मुसलमान के लगा के उसको काट देते हैं सड़क के ऊपर ले जाकर। अभी जो पिछली बार केस हुआ है, इन्होंने ब्राह्मणों का नाम आया इसमें, जब काटने वालों गाँव के गाय का, लेकिन उसको सुबोध कुमार को मार दिया इन्होंने, इंस्पेक्टर को। तो ये जो षड्यंत्र जी चल रहा है पीछे, मारते किसी और को है, करते कुछ और हैं। तो इसमें जो है, इसमें हमारे लोगों को, इसमें जो जो इनको सावधान होने के, तो कैसे सावधान हो ये लोग हमारे, जो इससे आरएसएस की गेम से? देखिए, पहली बात तो इस देश में मुसलमान होना ही सबसे बड़ा अपराध है।
जी यहाँ अगर आप मुसलमान हैं और कहीं आपने दाढ़ी रख ली है, तो अगर पुलिस आपको पकड़ेगी तो तुरंत कह देगी कि आतंकवादी को पकड़ा गया। बाद में पता लगेगा कि यार आप तो घर से आलू लेने के लिए निकले थे। जी तो यहाँ इस देश ने जो व्यवस्था बनाई है, यहाँ जो संघ का जो ढांचा चल रहा है, वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर चल रहा है। इस देश में मुसलमानों का भय दिखाया जाता है लोगों को कि मुस्लिम ये कर देंगे, मुस्लिम वो कर देंगे, मुस्लिम तुम्हें काट देंगे, मुस्लिम तुम्हें आबादी बढ़ा के देश से निकाल देंगे, तुम्हें उत्पीड़न कर देंगे। पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया जाता है, अफगानिस्तान का एग्जाम्पल दिया जाता है, सऊदी अरब का एग्जाम्पल दिया जाता है। ये हरामखोर कभी ये नहीं कहते कि जब यहाँ मुगल शासन रहा 700 साल, तब भी तो लोग यही थे। तुम उनकी सरकारों में क्या करे, जितने ब्राह्मणवादी हैं आप देखो, जितने भी उनके यहाँ वो हुए हैं, क्या नाम, ये वजीर हुए हैं, जितने भी उनके यहाँ मंत्री हुए हैं, ये सब ब्राह्मण थे। जी उनके शासन में लोगों पे उत्पीड़न नहीं हुआ। उनके शासन में भी इनको इनको जगह मिली, इनको महत्ता मिली, तो इन्होंने उनके शासन में भी आराम से अपना समय काटा। लेकिन जब बाबा साहब ने संविधान लिख के इस देश के शोषित पीड़ित वंचित लोगों को आजादी दे दी, जी तब इनके पेट में दर्द हुआ, तब से ये हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे। सबसे बड़ी बात, मुसलमान इस देश का यहीं का रहने वाला है, यहीं का शासक है, यही यही मिट्टी है, इसी मिट्टी में वो जन्मा है, इसी मिट्टी में के लिए उसने संघर्ष किया, इस देश के लिए उसने कुर्बानी दी है। उसे इस देश से कोई निकाल नहीं सकता है। और जो तीरंदाजी करेगा तो बीमार भी है तबीयत ठीक करने के लिए। मैं बार बार कहता हूँ, झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। जी जी ठीक जी है, हमें लगा हम बैठे हैं कुर्बान होने के लिए, शहीद होने के लिए। कोई देखे ना, समय समय बदलता रहता है। जी पहले तो हमारे लोग भी मुस्लिम भाई से लड़ते थे, अभी उन्हें धीरे धीरे समझ आई। अब समझ आ गई तो वो जो बहुजन समाज के लोग हैं वो मुसलमान से नहीं लड़ते। जी अब वो, मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से, जो मुस्लिम भाई हैं वो भी ध्यान रखे कि ये हमें लड़ाने का प्रयास करेंगे, हमें इनकी बातों में नहीं आना है। हमें ओबीसी भाई से, हमें जो अपने धार्मिक अल्पसंख्यक भाई हैं, सबसे किसी से नहीं लड़ना है। जी और मैं आपको बताऊं, गुरु गोविंद सिंह से लेके जितने भी हमारे 10 धर्म गुरु हुए हैं खालसा सिख धर्म के, वो भी किसी जाति के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने उन्होंने जी जो भी अन्याय अत्याचारी हुआ राजा, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मैं सिख धर्म का भी इतिहास जानता हूँ। जी 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 ठीक है, उन्होंने लड़ाई जो लड़ी है उनके लिए लड़ाई लड़ी है, जो जो अन्याय कर रहे थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। जी नहीं, वो तो मैंने कई तो बार किसी जाति के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी है। इसमें मैंने कई बार स्टेटमेंट दिया अपना, इसमें कई बार पोस्टअप आई है कि सिख धर्म की लड़ाई पहले ना मुसलमानों के खिलाफ थी, ना ही इस्लाम धर्म के खिलाफ है थी पहले, ना ही भविष्य में होगी। सिखों की लड़ाई पहले भी जुल्म के खिलाफ थी और आने वाले वक्त में भी जुल्म के खिलाफ ही रहेगी, चाहे जुल्म करने वाला सिख ही क्यों ना हो, या मुसलमान क्यों ना हो, या कोई ब्राह्मण ही क्यों ना हो, तो उसके खिलाफ रहेगी लड़ाई हमारी, जो इसमें जुल्म जुल्म के खिलाफ नहीं, लड़ाई। अन्याय के खिलाफ लड़ना तो अधिकार है इस देश में। देखे ना भाई, इस देश में न्याय प्राप्त करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। जी आप फिर भी यहाँ मांगना पड़ता है। दूसरा, अभी एक आर्टिकल 21 है, 21A, शिक्षा का अधिकार इस देश में लागू हो गया। कितने लोग पढ़ पा रहे हैं, कितने लोगों को शिक्षा दी जा रही है? अगर दी भी जा रही थी, जो शिक्षा का जो दोहरीकरण हुआ है, शिक्षा का जो निजीकरण हुआ, इसने हमारी शिक्षा को धरातल पे पटक दिया। ये किस लिए हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि यहाँ का शोषित वंचित तबका जो है, बहुजन समाज, जो पढ़ने लगा था, सरकारी नौकरी में अपनी भागीदारी करने लगा था, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज, कमिश्नर ये बनने लगा था। इनको परेशानी होगी, जी तो जी उन्हें पता है कि बड़ी मुश्किल से जो सरवाइव करते हैं वो लोग, तो उन्होंने कहा सबसे पहले शिक्षा का द्वार पहले इन्होंने बंद किया 5,000 साल पहले, अब फिर शिक्षा का द्वार बंद कर रहे हैं। मिड डे मील चला दिया कि इनके बच्चे ना पढ़े। जी जी एक ये संजय भाई है, जरा मैं इनको भी सुन लूं 1 मिनट के लिए, क्या लिख रहे थे संजय भाई। अरे संजय भाई, एक बात बताओ। अरे यार, आदमी को उतना ही काम करना चाहिए जितना वो खपा सके। आज तक ये जो तुम्हारा हिंदू धर्म भी टिका हुआ था ना, ये भी इन पे टिका हुआ था, बहुजनों पे ही। अब जितनी ये बहुजन यहाँ से बौद्ध धर्म की तरफ, बुद्ध धर्म की तरफ, सिख धर्म की तरफ चले गए ना, तो तुम यहाँ धार्मिक अल्पसंख्यक हो जाओगे देश में। तुम्हें देंगे हम सारी चीजें, तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, घबराओ मत। देखो ये क्या लिख रहा है संजय भाई, 700 सालों में भारत कहाँ तक था, ये कैसे भूल जाते हो, चंद्रशेखर मूर्ख। अबे हम मूर्ख ही सही है, अगर हम बुद्धिजीवी हो गए तो तुम्हारा क्या होगा? है ये संजय कुमार क्यों लगाया? तुम साले संजय ब्राह्मण होंगे मेरे हिसाब से।
ये ब्राह्मण ही है। हैं? मेरे मेरे कमेंट मारता रहता है इसको, मैं थोड़ा बहुत बोल देता हूँ कई बार। ये एक नंबर का वो कहते हैं बेवकूफ कह सकते हैं इसको, या मतलब ये साले, इनको 10,000 रुपए मिलते हैं भैया महीने के, बहुजनों के आईडी पे जाके इस तरह लिखने के। ये भाजपा आईटी सेल के आदमी हैं, ये साले किराए के टट्टू हैं सारे। और मैं ऐसे सारे उन्हें जानता हूँ, संजय कुमार ऐसा लिख दिया इसने जैसे पता पता नहीं कितना बड़ा कुमार हो। ये संजय कुमार नहीं है, संजय वो होगा वो होगा, संजय तिलक होगा ये। तो मैं जैसे जैसे जो हम मान लेते हैं कि ये संजय कुमार तो मेरे साथ 2 दिन बाद जुड़ा भी है लाइव में, ऐसी बात नहीं है। मैं इससे ये बोलते बहुत ज्यादा है, कुछ करते कुछ नहीं, दूसरे सुनते नहीं है, ये बोलते हैं बस, इतना बोलना जानते हैं। इन्होंने बोलना ही सीखा है, लोगों को ठगना, लोगों को जेब काटने, लोगों को बेवकूफ बनाना। सुनना तो किसी की है नहीं, वही आप अब कर रहे हैं। तो एक बार बार कमेंट आ रहा है इसका कि 5 तारीख में नहीं नहीं, ये कह रहा है संजय भाई आज भी टीका है बौद्ध धर्म, भी आज सनातन धर्म में है। अबे तुम एक काम करो, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लो ना। उसको छोड़ो बना उसको। संजय भाई बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे अगर वो सनातन धर्म है। नहीं, सनातन धर्म तो गुलामी की जड़ तो वही है, सनातन धर्म। उसको हिंदू में लपेट कर दे रहे हैं अभी। सनातन धर्म तो जो जड़ है गुलामी की, वो सनातन धर्म ही है। जो जो जितनी जल्दी लात मार कर निकल सकते निकल जाना उससे। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता आपके हूँ जैसे। आपके माध्यम से संजय भाई मैं बता दूं, इस देश के 85% लोगों पे अत्याचार करने की आजादी हम किसी को नहीं देते। अगर ये करने कोई काम करेगा तो ये सरकार तो 2019 में मुंह उखाड़ के फेंक देंगे। अब तो हम डायरी हम भी बनाते हैं, तैयार रहना ऐसे लोग। हम ऐसे लोगों का इलाज भी करेंगे यार, इतने कमजोर नहीं है। ये तो संविधान का पालन करते हैं, जी 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 संविधान का समर्थन करते हैं, संविधान को धर्म ग्रंथ मानते हैं। देखो ऐसा, अरे संजय भाई जोड़ना नहीं है, मैं पूछ रहा हूं अगर बौद्ध धर्म भी सनातन धर्म है तो बौद्ध धर्म ग्रहण करोगे? बताओ, एक लाइन में जवाब दे दो, करोगे या नहीं करोगे? और बुद्ध शासन सुनो, बुद्ध शासन सुनो भाई मेघराज जी। जी जी शिक्षा फ्री थी बुद्ध शासन में, ऐसा था बुद्ध शासन। सबके लिए समान शिक्षा। चिकित्सा फ्री थी, सबके लिए समान चिकित्सा। जी और सबके लिए न्याय फ्री था, सबके लिए न्याय बिल्कुल समान और फ्री। ये तीनों चीजें आज भी देश में फ्री करा दो, देखो देश कैसे खुशहाल नहीं होता। जी 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 चंद्रशेखर जी, जैसे कि अभी बामसेफ की तरफ से एक ऐलान किया गया, 5 तारीख 5 मार्च को भारत बंद है। तो आप इसमें क्या कहना जी चाहेंगे? इसको आप समर्थन करेंगे या क्या करेंगे? इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसमें? देखिए भाई, मैं तो लोगों को, मैं किसी संगठन का ना समर्थन करता हूँ ना विरोध करता हूँ, क्योंकि देखिए संगठन एक परिवार होता है जो बहुत सारे लोगों की राय से चलता है। जी अगर बामसेफ ने किया है तो बहुत सोच समझ के किया होगा। अगर मैं इसमें जुड़ूंगा, इसको समर्थन करूंगा तो सोच समझ के करूंगा, क्योंकि मुझे अगर कोई बात होती है कल तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। भीम आर्मी के लोग मुझसे जवाब करेंगे, मैं भीम आर्मी की टीम का एक कार्यकर्ता हूँ। जी जी रही बात दूसरी, मैं तो चाहता हूं कि वो बंद से अच्छा अगर वो निकल के बहुजन समाज के ओबीसी भाइयों को समझाए। मैं तो ओबीसी भाई से बहुत दिन से कह रहा हूँ, हक छीन रहे हैं भाई। जाट समाज के लोग, कितने लोगों पे तो मुकदमे लगे, राशुकाएं लगी, आरक्षण के लिए लड़ते रहे बेचारे, मरते रहे, जेल चले गए, कुछ नहीं मिला। गुर्जर समाज के लोग बेचारे मरते रहे, रेल रोकते रहे, परेशान होते रहे, कुछ ना मिला। ऐसे ही हमारे और कश्यप समाज के लोग, निषाद समाज के लोग, हमारे जो हैं ये पटेल समाज के लोग, वहां देखिए आप उसमें गुजरात में, तो पूरे देश में चाहे शाक्य हो, मौर्य, कुशवाहा, जितने भी हैं सब लोग बेचारे परेशान होते, कुछ नहीं मिला। और जी इनको फ्री में मिल गया। सरकार इनकी है, इसलिए मैं कहता हूँ बहुजन समाज के लोगों को एकजुट होकर सरकार बना लो, सरकार की ताकत को समझो। बिना मांगे कुछ मिल जाता है। एक हमारे यहाँ ढोंगी मुख्यमंत्री है यूपी में। जी अभी उसकी बात सुनो, मैं मेघराज भाई, वो क्या कहता है पाजी कि ये जो साधु संत है इनको पेंशन देंगे, हरामखोर यूपी में और पूरे देश में तुमने जो वादे किए थे रोजगार देने के युवाओं को, वो तो दे नहीं पा रहे हो। तो अब मैं लोगों से क्या कहूं कि लोग साधु संत बन जाएं, पेंशन लें इन पे से? जब साधु का मतलब है मोह माया खत्म, उसे क्या जरूरत है पैसे की? वो क्या करेगा पैसे का भाई? नहीं, दरअसल उसकी कहानी, पीछे की कहानी समझे कि जो साधु संत है वो सारे ब्राह्मण ही जी हैं। और ब्राह्मणों को पेंशन फ्री जी में मिल जाएगी बैठे बैठाए, तो उनकी जो पॉइंट होते हैं वो निशाना कहीं और होता है, मारते कहीं और है। जैसे उसमें एक जो महाभारत देखा हो आपने, उसमें कहते हैं शकुनी को बोलते जी हैं ना, वो दुर्योधन है, क्या नाम उसका, जो शकुनी मामा उनका,
वो कहता है उसको, बेटा दुर्योधन बेटा, दायां दिखा के बायां मारना, इसको शतरंज की चाल कहते हैं। बोलना कुछ और है, अच्छा करना कुछ और है। ये महाभारत की जी। चाल को समझो। और दूसरा एक आपने देखा होगा जो रामायण देखी होगी, जिसमें बाली को मारते हैं, इसमें लुक के मारते हैं, राम राम जो है लुक के मारते हैं। इसका मतलब ये क्या है कि ये दूसरों को कुछ नहीं पता इस बारे में, ये खुद को संदेश देते हैं कि अगर दुश्मन को मारना है ना, तो तुम लुक के भी वार कर सकते हो, जैसे आरएसएस के बंदे। अरे भैया डरपोक लोग। अभी मैं आपको दो घटना बताऊंगा। जी भाई संजय, देश को तोड़ना कहाँ से आ गया? तुम तो यार जय मूल निवासी बोल दो, जय भीम बोल दो, जय बहुजन बोल दो, जय भीम नमो बुद्धाय बोल दो, वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह बोल दो। कुछ तो बोलो। भाई भाई ऐसे ही भाई भाई, जब 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 आती है चुनाव की बात, तुम भाई भाई, और चुनाव के बाद दलित पिछड़े ओबीसी सिख हैं। अरे कुछ तो बोलो। एक बार तो स्वीकार करो भाई भाई, ऐसे ही भाई भाई। जब मुसलमान से लड़ाना हो तो हम भाई। जब अधिकारों की बात आए तो हम दलित। कल की मैं आपको बात बताता हूँ भाई। जी दो एक घटना हुई जौनपुर मछली शहर में, जी यूपी में। हमारे लोगों को पीटा जा रहा था, भीम आर्मी के लोग वहां चले गए। तो हमारे लोगों को भीम आर्मी पथराव कर दिया, पुलिस ने उठा के सरकार के इशारे पे भीम आर्मी के लोगों को बंद कर दिया। जी। मीडिया ने खबर चलाई पूरी, रावण सेना रिटर्न। ऐसा। हाँ, रावण से थर्रा रहा है यूपी, पूरा खूब चलाई। हमने कहा ठीक है, डर तो होना चाहिए ना भाई। हाँ अब सवाल ये है, मैं महोबा रैली में गया, मैंने वहां एक नारा दिया, तिलक तराजू और तलवार, इनको ना देंगे सत्ता वाला हथियार। अभी मैंने किसी को गाली तो नहीं दी ना भाई। जी तो ये लोग रोड पे निकल के आए, मेरा पुतला जलाते हैं। जलाओ, अरे एक रावण तो तुमसे अब मूल निवासी राजा अब तक नहीं जला, उसको तो हर साल जलाते हो। तो पुतला जलाया चंद्रशेखर का, एफआईआर कराने चले गए, चंद्रशेखर ने खूब गाली दी। अरे ठीक है, गाली दी तुम्हें तो उसको स्पष्ट करके वो वीडियो दे के मुकदमा करा दो, हम तुम्हारा मुकदमा भी देख लेंगे। अभी मैंने अखबार में पढ़ी, मुझे बड़ा सुकून हुआ कि चलो हम अच्छा काम कर रहे हैं। अभी एक वीडियो मैंने देखी, तो उस वीडियो में वो जय भवानी जय भवानी के नारे लगा रहे हैं साथी बेचारे कुछ, और फिर कह रहे हैं भीम आर्मी मुर्दाबाद, भीम आर्मी बंद करो। अरे तुम्हारी करनी सेना, तुम्हारा आरएसएस, तुम्हारा बजरंग दल, तुम्हारा विश्व हिंदू परिषद, तुम्हारा फलाना ढिमका, ये सब चीजें हमने तो कभी बंद करने को नहीं कहा। और कर दो बंद, तुम में हिम्मत है, तुम्हारे बाप की सरकार है, कर दो बंद। हम्म, तुम्हारी तो हर जगह कई परसेंट सरकार है, सेंटर में भी। मोदी से कह के बंद करवा दो ये देश। इन्हें हरामखोरों को ये नहीं पता भैया, ये देश इस संविधान से चलता है। ये है भारत का संविधान, ये देता है हमें अधिकार। इनको लग रहा है कि देश जो है नागपुर से चल जाएगा। अबे भैया, इन्हें बहुजनों को मत छेड़ो। मैंने एक नारा, मेरा भाई है, जी हमें मत छेड़ना, कपड़ों की तरह फाड़ देंगे। लोग तो मुर्दों को गाड़ते हैं, हम जिंदा ही गाड़ देंगे भैया इनको। ये बहुजन शेर है, बस इन्हें जगाने की देर है। तो इनको अभी मेरा प्रयास है भाई, इनको एकजुट करना, इनको ताकत का एहसास कराना, इनको एक धागे में पिरो के इनकी एक बहुत सुंदर माला बनाना, और फिर इस देश में इनको हक अधिकार दिलवाना। और उसके लिए लड़ता रहूंगा मैं। हमारे भाई साहब दिलबाग सिंह जुड़े हैं, तो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। दिलबाग सिंह जी, जी सर, बिल्कुल। स्वागत है आपका। दिलबाग सिंह जी, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ खालसा पर। और चंद्रशेखर आजाद